नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो बड़ी संख्या में सत्य हिंदी के सदस्य बने, सत्य हिंदी की मेंबरशिप ड्राइव से जुड़े ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और ईमानदारी से कहूं तो बड़ा मजा आया। बड़ा मजा इसलिए क्योंकि तमाम लोगों की जो अटकलें थी, तमाम लोगों के जो विश्लेषण थे, तमाम लोगों की जो विवेचनाएं थी और चुनाव को लेकर जो भविष्यवाणियां थी, लगभग लगभग धरी की धरी रह गई। जो लोग ये कह रहे थे कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी एक बार फिर भारी बहुमत से आने वाली हैं, उनको दोबारा सोचना पड़ेगा अपने विश्लेषण पर, अपनी विवेचना पर और अपनी भविष्यवाणी पर, क्योंकि ममता बनर्जी बुरी तरीके से चुनाव हारी है। जी हाँ, बुरी तरीके से चुनाव हारी है और भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। 200 से ज्यादा सीटें उन्होंने जीती हैं। आपको याद होगा ममता बनर्जी ने एक दिन पहले एक वीडियो निकाला था और कहा था कि 226 सीटें आएंगी और उनके कुछ प्रवक्ता जो कैमरे से अलग भी कह रहे थे कि ममता बनर्जी को तो इस बार 200 से ज्यादा सीटें आने ही वाली हैं। और जब हम पूछते थे इसका आधार क्या है, बोलते कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है वो तो तमिलनाडु के अंदर हो गया, जहां डीएमके, एमके स्टालिन, जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता माने जा रहे थे, द्रविड़ पॉलिटिक्स के पुरोधा माने जा रहे थे, उनका सुपड़ा साफ हो गया है, उनका सूरज अस्त हो गया है। और वहां पे एक ऐसे शख्स ने नया इतिहास रचा है जिन्होंने सिर्फ इसी चुनाव के पहले अपनी राजनीतिक पार्टी भी बनाई, चुनाव भी लड़ा और वो तमिल इंडस्ट्री के या कह सकते हैं दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार माने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है दरअसल वो सबसे महंगे कलाकार हैं, शाहरुख खान, सलमान खान से भी ज्यादा महंगे। विजय, उनकी पार्टी टीवी के सरकार बनाने के बेहद करीब है और यह चमत्कार 1980 के दशक में एनटी रामाराव ने किया था। उसके बाद ये दूसरा बड़ा चमत्कार है जब किसी फिल्म स्टार ने सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए अपनी सरकार बनाई है। आंध्र में शायद थोड़ा आसान था, लेकिन द्रविड़ पॉलिटिक्स में डीएमके, अन्ना द्रमुक दोनों को चित करते हुए आ गया है। केरल के अंदर वहां पे जैसी उम्मीद थी लोगों को, लेकिन जीत का जो फासला है वो यूडीएफ के पक्ष में बहुत बड़ा है। एलडीएफ को सोचना पड़ेगा। असम में भी बिल्कुल उसी तरीके से हुआ जैसा लोग सोच रहे थे। 100 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस वहां लड़ाई में दिखाई नहीं पड़ी। पुडुचेरी में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। तो इन सब चीजों बात करेंगे प्रभु चावला जी से, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला जी हमारे साथ हैं। सर, आपको हैरानी हुई? मेरे को हैरानी तो सिर्फ तमिलनाडु पे जरूर हुई, पर मैं क्योंकि वहां अखबार में काम करता हूँ, थोड़ी सी ऐसी इनकलिंग लगती थी कि वहां पर परिवर्तन आने वाला था। तो इस तरह का आएगा ये उम्मीद नहीं थी कि पर इस तरह से जैसे आया है। तो थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा अगर मैं ठीक हूँ तो ये पहले फिल्म स्टार नहीं है जो तमिलनाडु के अंदर। एमजीआर ने भी पहली बार पार्टी बनाई थी तोड़ के डीएमके से, उन्होंने जीता था इलेक्शन, मेजोरिटी आई थी उनकी पहली बार। ये तमिलनाडु में दूसरी बार हुआ है कि एक फिल्म स्टार जो 3 साल के अंदर खड़ा हुआ, पार्टी बनाई और जीत करके आ गया। ये अपने पर जंग है एमजीआर पर, हालांकि देखो मलयाली से, ये तो खालिद तमिलनाडु का है, तो इसलिए दोनों में ये परिवर्तन हो सकता है। परंतु हैरानी इस बात की है टीएमसी में जो आपने शुरू से बात की है कि वहां पर जो परिवर्तन आया है वो अपेक्षित नहीं था, किसी को भी नहीं था। बीजेपी के लोग बात जरूर करते थे हम जीतेंगे, पर 200 पार करेंगे ये उनको भी उम्मीद नहीं थी। तो ये लगता है जी जैसे उड़ीसा में हुआ, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के बाद ये दूसरा इतिहास रचा जा रहा है जहां पर एक सिटिंग पावरफुल चीफ मिनिस्टर को बीजेपी ने उखाड़ के फेंक दिया। वहां पर नवीन पटनायक हार जाएंगे, किसी को उम्मीद नहीं थी, बीजेपी के लोगों को उम्मीद नहीं थी। वहां भी हमारा अखबार है, पर वहां पर भी नवीन पटनायक जब मिलने गया हारने के बाद उनको भी लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। इसी तरह ममता भी जो है अपने वर्कर से, जब आप वर्कर के ऊपर विश्वास करती हैं, हालांकि वो वर्कर के साथ ज्यादा घूमती हैं, परंतु बीजेपी को और नवीन अपने अमित शाह जी को और मोदी जी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया।
ये जी जैसे मोदी जी ने पहले दिन कहा था दार्जिलिंग में जाकर के कि आप ये भूल जाइए कि कैंडिडेट कौन है, ये लड़की कि बैलेट बॉक्स के ऊपर मेरी फोटो लगी हुई है, अब मोदी को वोट देंगे। तो मोदी का जो फोटो है, मोदी का जो नाम है, उसके ऊपर लोगों ने वोट दिया और पोलराइजेशन बड़ा जबरदस्त हुआ। अब मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर जहां मुस्लिम 30 से 40% हैं, वहां भी बीजेपी के लोग जीत जाए, तो इसके मतलब ये कि पोलराइजेशन बहुत जबरदस्त हुआ है। हिंदुओं में 80 से 90% वोट जो है कम पार्टी को पड़े हैं, तो पोलराइजेशन का जो उनका फॉर्मूला है वो काम कर गया है वहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर। उड़ीसा में भी उसी तरह किया गया है। तो अब आप करेंगे नॉर्थ ईस्ट की बात, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगभग भगाकरण सफरेनाइजेशन पूरा हो गया एकदम से। वहां पर लगता है कि पूरा का पूरा आप उड़ीसा से शुरू करेंगे तो वहां तक कंप्लीट हो गया है। तो ये है कि आप कहेंगे मोदी और शाह का जो कॉम्बिनेशन है, वर्कर्स वहां पर हो नहीं, और हिंदू से जब छोड़ के आए हैं, से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो वहां जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, 3 तो मैं कह सकता हूं जो पुराने कांग्रेस ही हैं, उनके कौन सा बनेगा, पर्ची का मुख्यमंत्री बनेगा या कौन बनेगा तो वेस्ट बंगाल के अंदर, और तो ये तो छोड़ तो पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी का एक्शन जो था बिहार में पहले बना, उड़ीसा में उससे पहले, अब ऊपर आंध्र प्रदेश में है ही, बाकी सिस्टर्स के अंदर एक छोड़ के सब जगह बीजेपी की सरकार है। तो ये एक भगवाकरण जो हो रहा है सारे भारतवर्ष का। अब में कहा कि हमारे 24 जगह पर हमारे मुख्यमंत्री और हमारे एनडी की सरकार है, तो ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। तो ये एक एक्सपेंशनिज्म का, ये एक इंदिरा गांधी नेहरू के बाद पहली बार एक पार्टी आई है। तो श्यामा प्रसाद दिन के तक बंगाल पे कब्जा करना, ये अपने आप में एक आइडियोलॉजिकल मैसेजिंग भी है जो बीजेपी ने दी है। जी, आपने कहा आइडियोलॉजिकल मैसेजिंग भी है, बट ममता बनर्जी के बारे में तो लोग ये कहते थे कि बीजेपी का अगर कोई मुकाबला कर सकता है और कोई किला जो दरअसल अभेद्य है, क्योंकि वो बहुत ही एग्रेसिव लीडर है, वहां पे वो सरकार में थी, उनका जबरदस्त काडर भी है, और उसके अलावा उनका संगठन भी मजबूत है, और उन्होंने महिलाओं को लुभाने के लिए बहुत सारे वायदे भी किए, बंगला अस्मिता की बात भी की, लेकिन उसके बावजूद हार जाना, कहाँ गलती हुई उनसे? बड़ा गलती तो यही हुई ना कि 15 साल तक एंटी इनकम्बेंसी तो थी, क्योंकि एक बार जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो बार बार बीजेपी ने उठाई, वहां पर कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई, वहां पर काफी करप्शन भी काफी थी, लोग कहते थे उसके बारे में काफी कुछ होता था। सबसे बड़ी बात जो है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर वहां पर जो है, जब से 15 साल की सत्ता का अपने आप में एक एंटी इनकम्बेंसी होता है। 15 साल के बाद लगभग वोट कई बार आपके खिलाफ पड़ना शुरू हो जाते हैं। तीसरी बार चौथी बार बहुत ही कम लोगों ने जीता इलेक्शन, बीजेपी के कई लोग तीसरी बार जीत करके आए हैं। तो ममता से यही हुआ कि वो एक अपना 1 पॉइंट बना के चल रही थी कि उसका पोलराइजेशन बीजेपी वाले नहीं कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात की जा रही है कि उसने जिस तरह से मुस्लिम अपीजमेंट का उसके ऊपर चिपक गया जिसको कहते हैं, और वो वर्कर्स को साथ तो लेकर चली, उनका महिलाएं ज्यादा थी, अब 95 सीटें 90 के करीब उनके पास आने वाली हैं। वो अपने आप में ये कि अभी भी खड़ी हैं, पूरी तरह से बाहर नहीं हुई है वहां पर। कांग्रेस खत्म हो गई, बाकी जो एंटी बीजेपी वोट था, जो प्रो कांग्रेस वोट था, वो सारा सिमट करके बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो गया। तो बाई पार्टी वहां पर हो गया एक तरह से। तीसरी चौथी पार्टी खत्म होगी, टोटल उनके जितने भी वोट थे वहां पर ट्रांसफर हो गए एक तरह से लगता है। जैसे असम में देखा होगा, हाँ गठबंधन बना वहां पर एंटी बीजेपी, 14-15 पार्टियां इकट्ठी होगी, जो मुस्लिम पार्टी वहां पर है उसको 14 सीटें उसकी और कम होगी, और कांग्रेस की 5 सीट कम होगी। तो ये पोलराइजेशन जो हुआ है, प्रो हिंदू एंड एंटी हिंदू फोर्सेस के बीच में कर दिया है कि ये बाकी जो पार्टी बीजेपी प्रो हिंदू है और बाकी पार्टियां एंटी हिंदू हैं, उसका फायदा बीजेपी को हुआ। वेस्ट बंगाल के अंदर नैरेटिव बना, उसका फायदा हुआ है। गवर्नेंस पे लोगों ने वोट दिया नहीं दिया मैं इस पर नहीं जाऊंगा, परंतु पोलराइजेशन पे जरूर वोट दिया है। पर प्रभु जी, एक चीज ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, ममता बनर्जी भी खुद कह रही हैं कि भाई उनके साथ गड़बड़ हो गई, आखिरी समय में 27 लाख वोटरों को काट दिया और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कब्जे में ले लिया, लोगों को डराया गया, इतनी बड़ी संख्या में वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई गई। तो जाहिर सी बात है, एक तरीके का आरोप यह है कि पूरे चुनाव हाईजैक कर लिया गया और हमें हारी नहीं बल्कि हराया गया है। तो जिस तरह से वहां पर सेंट्रल फोर्सेस पोस्ट की गई, आपने हर डिस्ट्रिक्ट के डिसिप्लिन को चेंज कर दिया, सब जगह किया। एक सरकारीकरण जो है, जहाँ का केंद्रीय फोर्सेस ने वहां पर काम किया, उसके ऊपर
कोई अंकुश तो लगा सकता है इसकी वीडियो। मैंने पहले भी कहा था आपको कि अगर बीजेपी जीतेगी तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आएगा, उन्होंने जिता दिया। परंतु इस बात से मैं थोड़ा पूरी तरह सहमत नहीं कि जिस तरह का मार्जिन है उतना फर्क नहीं पड़ सकता। उन्होंने 5% अब 48%, 49% बीजेपी को वोट मिलेंगी 38% से, तो 15% का वोट फर्क नहीं डाल सकता। कोई भी मशीनरी अगर मिसयूज भी करेंगे इतना फर्क नहीं डाल सकते। तो मैं कहूंगा 205 सीटें जीतती, अगर उनका सच भी हो, मान भी लें, तो 15, 20, 25 सीटों का फर्क पड़ जाता, 170 आ जाती। तो मेरे को लगता है कि ये आरोप जो उनका है उसमें थोड़ा सा दम तो है कि चेंज कर दिया, काउंटिंग देर से की, आपने उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया, कि जो तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड था, साधन के मामले में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते आप। पर वहां पर जो संगठन उन्होंने खड़ा किया बीजेपी ने, उसके मुकाबले में इनके लोग सड़क पे तो उतरे हुए थे, गांव गांव में दिखाई भी दे रहे थे। परंतु जितना आक्रोश होगा, पोलराइजेशन में बार बार कह रहा हूँ कि महिलाओं के ऊपर जो डिपेंड किया, हमको लगता था पत्रकारों की महिलाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे को लगता है कि महिलाओं का शिफ्ट होना और मुसलमानों का डिवाइड, इसमें लगता है मुसलमान अगर तक डिवाइड नहीं हुए होंगे तो ये इतने सारे वोट नहीं मिल सकते उनको। कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर सेंध भी लगी है और दूसरी पार्टियां छोटी मोटी जो खड़ी हुई थी वहां पर उनको वोट पड़े होंगे। तो ममता ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया, उस ओवर एस्टिमेट की वजह से वो शायद धरती से कट गई, धरती पर हट गई। उनको मैं जीतूंगी तो जीतूंगी, उसी की बेसिस पर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो मारी गई। पर प्रभु ये बताइए कि क्या जो बार बार लोग कहते थे कि भाई बंगाल में तो हिंदुत्व तो नहीं चलेगा क्योंकि तो वो तो विवेकानंद की धरती है, वहां जय श्री राम का नारा नहीं चलता, वहां तो दुर्गा की पूजा होती है, वहां काली की पूजा होती है, वहां लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, मछली खाते हैं, मांस खाते हैं। तो ये जो लोग कह रहे थे, यानी ये सब बातें झूठ थी। बिल्कुल है ना। काली की देखो जी, आज भी बीजेपी के दफ्तर में मच्छी खिलाएगी सबको जीतने के बाद, पूरा का पूरा वहां पर जो लगाया जश्न मनाया, उसके अंदर मच्छी खिलाएगी सबके सब। तो ये तो जैसे ना कल्चर वहां की है, उसके अंदर बीजेपी ने उसका फायदा उठाया और चुनाव प्रयास ही उन्होंने शुरू किया, मच्छी लेकर जाते थे कैंडिडेट उनके हर कंस्टिट्यूंसी में। तो उससे भी उन्होंने एक नैरेटिव को बदलने की कोशिश की। बंगाल के अंदर सेक्युलरिज्म है, ये बात उन्होंने फैलाई। परंतु मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इतने आप में मिस्ट्री है कि मोदी और शाह ने मिलकर के उस सेक्युलरिज्म को आपने कैसे कम्युनलिज्म में बदल दिया, अगर मैं उसको वर्ड का यूज करूं। हिंदुओं का पोलराइजेशन इतना बड़ी मात्रा में वहां पर होना, इसका मतलब ये है कि हिंदुओं के घर के अंदर, हालांकि वोट भी करके हिंदुओं के 65% वोट हिंदुओं के कटे, उसके बावजूद हिंदू परिवार ने सब मिल करके वोट दिया। ये मैं कहूंगा कि हिंदुओं का पोलराइजेशन होना, और महिलाओं का, जो महिलाएं ममता के साथ भी थी, वो इसलिए उनके साथ चली गई कि उनको लगता था कि अब यहाँ पर समय आ गया है कि पिछले 30, 35, 40 साल से बंगाल जो है मेन स्ट्रीम से कटा हुआ है, जहाँ पर हिंदू की बात होती है, राम राम श्री राम की बात होती है, बंगाल हमारे से आइसोलेशन होता जा रहा है। इसलिए मेन स्ट्रीम को बंगाली भद्र लोग भी ज्वाइन कर गया और लेबर भी ज्वाइन कर गई। और जो यहाँ से शिफ्ट करके लोग गए, लेबर 20-25 लाख छोड़ के गए हिंदुस्तान के बाकी भागों से वोट देने के लिए, तो ये लगता है कि सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए गए थे वहां पर। बट प्रभु ये जो थोड़ा हम लोगों असम के अंदर भी देखें तो क्या असम का भी असर था वहां पे, क्योंकि दोनों बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ हिमंता बिश्व शर्मा ने जिस तरीके से हिंदुत्व को सामने रखकर पूरी पोलराइजेशन किया, बार बार मियाँ मियाँ कहा, तो क्या ये माने कि ये वो वक्त है जब भारतीय जनता पार्टी की इलेक्टोरल विक्ट्री के साथ साथ ये आइडियोलॉजिकल भी बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की नजर लगातार जम्मू कश्मीर की बात अगर दो जगह थी तो असम में और बंगाल में थी, क्योंकि दोनों जगह मुसलमानों की आबादी 25% से बढ़ा के 35% तक है, तो ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर थी। तो इन दोनों जगह जीत का क्या अर्थ आप निकालते हैं? नहीं, मैं बताना चाहती हूँ कि आरएसएस को मैं शुरू से जानता हूँ। शुरू से पिछले 50 साल के अंदर आरएसएस की टॉप लीडरशिप और आरएसएस की चिंतन जो होती थी नॉर्थ ईस्ट के ऊपर लगी हुई थी। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने बहुत काम किया, ट्राइबल एरियाज में, उड़ीसा में काम किया, बिहार में किया, जो आज झारखंड है। पहले उनका ये था कि क्रिश्चियन मिशनरी जो है सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट में बदलाव कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने काम शुरू किया अरुणाचल प्रदेश में। आरएसएस के लोगों ने वहां पर स्कूल खोले, वहां जाकर के विवेकानंद सेंटर्स खोले, और वहां पर जो क्रिश्चियन परिवर्तन हो रहा था वो एकदम रुक गया। तो उनको वहां से नीचे उतरना शुरू किया। उनको लगा कि एक तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान तब था उस जमाने के अंदर, एक मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों मिलकर के ये जो हमारी गर्दन है वहां काट देंगे और अलग कर देंगे देश से। तो आरएसएस वाले तो बहुत 50 साल से वहां पर काम कर रहे थे। तो जैसे अरुणाचल से करते नीचे उतरते आए तो आप देखते हैं कि हर जगह बीजेपी की सरकार बन गई है। तो आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन तो उनका हो रहा था, परंतु सेंटर में सरकार क्योंकि फेवरेबल नहीं थी, और बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन 71 में जो शुरू हुआ रुका नहीं, 2 करोड़ 3 करोड़ लोग उस वहां पर भी आ गए।
तो जो आपने बात की है कि आइडियोलॉजिकल वहां पर हुआ, ये बात सच है, और आरएसएस पूरे काम कर रही थी। परंतु क्योंकि जहां पर भारत के अंदर जैसे जैसे राम मंदिर बना, उससे हिंदुओं का जुड़ना बीजेपी के साथ एक मिशन बन गया था। हम भी हिंदू हैं, गौर से कहो हम भी हिंदू हैं। और जब बीजेपी ने एक खड़ा किया वहां पर कि यहाँ पर मुसलमानों का तुष्टीकरण होता है, उनके लिए वहां पर स्पेशल फंड दिए जाते हैं, वो बार बार आप किसी चीज को कहेंगे तो घर कर जाएगा। तो बंगालियों को भी लगा कि सारा देश भगवा में हो रहा है, तो हम पीछे क्यों रह जाएं। ये तो कॉम्पिटिटिव फॉलोइंग होगी ना, कॉम्पिटिटिव हो गया कि हम बाकी पड़ोस में उड़ीसा वाले भी हो गए, असम वाले भी गए। असम का बंगाली अलग से है और बंगाल का बंगाली अलग है। वहां का बंगाली जो है तो उसको खतरा था बांग्लादेशी जो है बंगाली जो आता है, यहाँ के बंगाली को ऐसा कोई खतरा नहीं था। तो इसलिए क्योंकि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल भाई भाई बहन भाई की बात थी, तो असम के अंदर जो बंगालियों का झगड़ा था वो असामीज बंगालियों से था। असम के बंगाली कहते थे हम हिंदू हैं, और जो बांग्लादेश से आते हैं वो मुस्लिम हैं। तो वहां पर बंगाली बंगाली में फर्क था, जिसका कंसोलिडेशन किया और 90-95 सीटें ले जाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बीजेपी जिस तरह से वहां पर खड़ी है, और वहां का कांग्रेसी नेता तोड़ करके वो सबसे बड़े हिंदू का झंडा लेकर, जब भगवा झंडा लेकर चलता है, श्री राम के नारे लगाता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल था, एक फिलोसॉफिकल था, एक कल्चरल था। उसको कल्चरल इन्वेजन जो कहते हैं, कल्चरल एक आइडेंटिटी बनाने के लिए बीजेपी ने नॉर्थ इंड पे इस पे कब्जा किया। ये एक मिशन था जो पूरा हो गया उनका। अभी बीजेपी का मिशन तो बाकी है। साउथ इंडिया के अंदर आप देखिए, तमिलनाडु में भी बीजेपी कुछ नहीं कर पाई, केरला के अंदर भी बीजेपी कुछ नहीं कर पाई, और तेलंगाना ऑलरेडी बीजेपी के पास नहीं है, कर्नाटका के अंदर भी उनकी सरकार थी, वो भी चली गई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो साउथ इंडिया में बीजेपी कहीं नहीं है। आंध्रा में भी वो है उनकी चंद्रबाबू नायडू के साथ सरकार, लेकिन उनकी प्रेजेंस नहीं है। तो केरला में जिस तरीके से यूनाइटेड फ्रंट की विक्ट्री हुई है, उसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, अगर केरला देखें, साउथ इंडिया की जो कंपैरिजन कर रहे हैं आप, जैसे तमिलनाडु की में नहीं है, आंध्रा में उन्होंने कभी भी सरकार जब भी बनाई है, आंध्रा जगन नायडू के साथ मिलकर के बनाई, जब अनडिवाइडेड तो तब भी नायडू के साथ बनाई। आंध्रा और बाकी कंट्री के अंदर नॉर्थ इंडिया में फर्क है कि मुस्लिम डोमिनेशन पॉलिटिक्स नहीं है। केरला के अंदर सब यूडीएफ के अंदर भी मुस्लिम लोग हैं, एलडीएफ के अंदर भी है, पर वहां पर मुस्लिम अपीजमेंट जो हिंदुओं को खतरा पैदा करती है, जो हिंदुओं को नाम खड़ी, हालांकि केरला में बनाने की कोशिश की गई, गोपी वहां से जीत करके आ गए टेम्पल टाउन से, पर अभी तक बना नहीं पाए क्योंकि वहां के हिंदुओं को लगता नहीं है कि हम हिंदू खतरे में हैं। ऐसे तमिलनाडु में भी नहीं लगता किसी को हिंदुत्व खतरे में है। तो द्रविडियन पॉलिटिक्स की बात थी, वो द्रविडियन मॉडल जो है वो फेल हो गया इस बार, कि सारे सारे मंत्री उनके हार गए। और विजय जो है, उनके फादर जब चुनाव जीते सुबह मॉर्निंग में, विजय क्रिश्चियन के हैं, जोसेफ रत्न का नाम है, और उनके फादर सुबह मंदिर में चले गए थे। तो वहां पर कोई भी एंटी मुस्लिम अपीसमेंट का मॉडल बीजेपी खड़ा नहीं कर पाई। द्रविड़ीय मातरम सनातन का नारा लगा उन्होंने तमिलनाडु के अंदर, और स्टालिन के बेटे ने कह दिया कि नहीं, ये मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं सनातन के खिलाफ, वो चला नहीं। तो फर्क यही है साउथ इंडिया के अंदर कि वहां मुस्लिम डोमिनेशन नहीं है जिसको बीजेपी अपना हथियार बना सकती हो। परंतु अगर और नीचे आ जाए, महाराष्ट्र से चले जाए, आप चले जाए बंगाल की तरफ, तो मुस्लिम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बीजेपी ने अपना कंसोलिडेशन किया है। तो साउथ में फर्क ये है, वहाँ बीजेपी में वहाँ परफॉर्मेंस भी अच्छी है वहाँ की सरकारों की। वहां पर केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी 100%, बीजेपी थे ही नहीं। कर्नाटका में इंडस्ट्रियल स्टेट है, सबसे पहले था, बीजेपी तो आई है, 2 बार आ चुकी है वहां पर। कर्नाटका के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पर मामला नहीं होता, करने की कोशिश की पर हुआ नहीं। तमिलनाडु में हिंदू मुस्लिम कोई बना ही नहीं, वहां सनातन नॉन सनातन बन गया। आंध्रा में कभी कोशिश की, हैदराबाद के अंदर, वहां ज्यादा बनता नहीं है। इसलिए बीजेपी जहां पर मुस्लिम एजेंडा नहीं खड़ा कर सकती, वहां पर नहीं होगी। और दूसरा, जहाँ कांग्रेस स्ट्रांग है, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहां पर भी एंटी मुसलमान खड़ा नहीं होता सेंटिमेंट, आप देखते हैं। तो इसलिए जहां पर एंटी मुसलमान नहीं है, और कांग्रेस बीजेपी की डायरेक्ट टक्कर है। हरियाणा में तीसरी बार वो जीत गए, मध्य प्रदेश में भी जीत गए, परंतु वहां पर कांग्रेस अभी टक्कर में है। अब रीजनल पार्टी साफ होती चली जा रही है, तो ऑल्टरनेटिव कांग्रेस ही बनने वाला है। ये बिल्कुल, मैं यही सवाल बल्कि मैं आपसे पूछने वाला था कि ममता और स्टालिन, 2 बड़े रीजनल पार्टीज के स्टालवर्ड्स या रीजनल आइडेंटिटी के स्टालवर्ड धराशायी हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, स्टालिन, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार भी अब मार्जिन पे पहुंच गए हैं, और अखिलेश यादव चुनाव 2 बार हार चुके हैं ऑलरेडी। तो अब बचा क्या? क्या रीजनल पॉलिटिक्स खत्म होने वाली इस देश के अंदर? देखो, रीजनल पार्टी जो एनालिसिस मेरे को लग रहा है, मैं जैसे आपने नाम लिया, अभी मैं सोच रहा हूँ इन पार्टियों का दोष क्या है। इन्होंने कांग्रेस से निकले, इनमें से कई लोग कांग्रेस के साथ रहे। इनका ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि हम बीजेपी तो बाहर रखेंगे, पर अपने कांग्रेस को भी बाहर रखेंगे।
कांग्रेस को बाहर रखने के चक्कर में जितने कांग्रेस के वोट थे उनको तो मिले नहीं, तो दूसरी पार्टी बीजेपी के पास चले गए। तो रीजनल पार्टी जितनी हैं कांग्रेस को समाप्त करने के चक्कर में अपने आप को समाप्त कर लिया। तो कांग्रेस ने भी अपने आप को बड़ा करने के लिए रीजनल पार्टी के साथ समझौता भी नहीं किया। अब अखिलेश बचे हैं कि बड़े नेता, बाकी सब निबट गए। ममता भी खड़ी हुई है, परंतु ममता तो कांग्रेस ने की हुई है, तो कांग्रेस के साथ मिलकर चलती है। वहाँ 6-7% जो मिले हैं कांग्रेस के वोट सारे मिला करके सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हुए हैं, शायद उसका फायदा होता। तो इसका नुकसान ये हुआ कि कांग्रेस को अब ये मौका मिला कि 4 स्टेट में अब भी है ना वो कांग्रेस, बिल्कुल अब वापस आ गए। कर्नाटका में आप हैं, आप तेलंगाना में, आप हिमाचल में हैं, पंजाब में आप रिटर्न होने की आशा है। वहाँ बीजेपी को कोई चांस नहीं है, अनलेस वो आपको तोड़ दें, 90 में से 75 एमएलए ले जाए महीने 2 महीने बाद। और वो बीजेपी सरकार बन जाते, भजन लाल ने बनाई थी 1980 के अंदर, पूरी सरकार बन जाती, कांग्रेस की सरकार बीजेपी सरकार बन गई थी। इस तरीके से हो सकता है आपकी सरकार भी बीजेपी सरकार बन जाए, और बाकी इलेक्ट्रॉली चलने के चांसेस कोई नहीं है। तो मेरे को लगता है जितना रीजनल पार्टीज ने अपने आप को नुकसान किया बीजेपी के साथ मिल करके या कांग्रेस को अलग करने के बाद, ये मेरे लगता है ऑपोजिशन डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। पर अल्टीमेटली मुझे लगता है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 2 पार्टी डोमिनेशन अगेन। प्रभु, इस पे फिर कभी हम बहुत लंबे में चर्चा करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। आज तो हम चुनाव पे बातचीत कर रहे थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बस भेज दो जल्दी से मेरे को इसको।